चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वो अपन ने पिछली क्लास में ये पढ़ा है कि जो डीएनए है वो ऐसे डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। कैसे होता है? इस तरीके से अपन ने डीएनए का ऐसे डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बात करी थी। देखो इसमें क्या होता है, ऐसे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी। उस स्ट्रक्चर को अपन ने जूम किया था और जूम करने के बाद में उसमें क्या मिला था, तो इस स्ट्रक्चर को अपन फिर से उसी तरीके से जूम करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर में क्या मिला था यार, इस स्ट्रक्चर में एक तो मिला था अपन को शुगर। क्या मिला था? शुगर। एक अपन को मिला था इसमें नाइट्रोजीनस बेस। क्या मिला था? नाइट्रोजीनस बेस। और क्या मिला था? और इसमें एक था यार फॉस्फेट ग्रुप। क्या था? फॉस्फेट ग्रुप था। अब अपन इसमें बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट में ये किस तरीके से आपस में अरेंज रहते हैं, कि किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। ठीक है, ओके। चलो सबसे पहले अपन ने यार शुगर कैसे बनाई थी? या तो राइबो शुगर बनाओ या तो डीऑक्सी राइबो शुगर। कैसे बनाई थी? इस तरीके से मैं एक ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाते हुए एक रिंग बनाता हूं, और इस रिंग का नाम आपको अगर याद है तो इस रिंग का नाम है यार फ्यूरान रिंग। क्या नाम है इसका? फ्यूरान रिंग। अच्छा, मैं अगर राइबो शुगर बनाऊं या फिर डीऑक्सी राइबो शुगर बनाऊं, तो मैंने क्या बनाया कि इस तरीके से मैं इस कार्बन की वैलेंसी पूरी करता हूं। और वैलेंसी पूरी किस तरीके से करूंगा? इस कार्बन से यहाँ पे लगा हुआ था CH2OH ग्रुप, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा हुआ था? H ग्रुप। इस पूरी लाइन में क्या लगा हुआ था? HHH। ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन मतलब जो भी वैलेंसी फ्री है उसमें क्या है? उसमें है OH OH और यहाँ पे भी OH। तो ये जो शुगर बनी है, इस शुगर का नाम है राइबोज शुगर। क्या नाम इसका? राइबोज शुगर। तो मैं यहाँ पे लिख दूं राइबोज शुगर। अगर मैं इसी शुगर को डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाऊं तो क्या करूंगा मैं? मैंने बोला था कि ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3, 4, 5, इसमें ये 2 नंबर पोजीशन से क्या होता है, ये ऑक्सीजन जब गायब होता है तो यही राइबोज शुगर हो जाती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। चलो अब देखो, ये जो शुगर है, अगर मैं इसको अब राइबोज शुगर से मैंने इसको क्या बना दिया? डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो मैं यहां पे लिखता हूं डी ऑक्सी राइबोज शुगर। क्या नाम है इसका? डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब देखो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है वो सीधी है, वो सीधी पड़ी। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं ऐसे सीधे खड़ा हूं, मान लेता हूं मैं राइबोज शुगर हूं। अब राइबोज शुगर में हूं और राइबोज शुगर में क्या हुआ, ये राइबोज शुगर सीधी है। इसके साइड में क्या होता है, एक अपन ने ग्रुप की बात करी थी कि यार इस तरीके से एक बॉक्स जुड़ा हुआ था यहाँ पे। अब उस बॉक्स को अपन बॉक्स नहीं बनाएंगे, इस बार बॉक्स नहीं बनाएंगे। इस बार अपन स्ट्रक्चर जान चुके हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने क्या जान लिया है कि पिछले लेक्चर में अपन ने इस चीज की स्ट्रक्चर जान ली है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ था, तो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ था उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई थी अपन। जैसे मैं बना देता हूँ एडेनिन, तो मुझे याद है कि एडेनिन मैंने कैसे बनाया था। तो मैं एडेनिन को देखो यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कैसे अपन ने एडेनिन बनाया। तो यार मैं इसको इस तरीके से डिजाइन करने वाला हूँ। देखो आप एडेनिन अगर आपको याद है तो उसका डिजाइन कुछ इस तरीके से दिख रहा था। इस तरीके से वो डबल रिंग स्ट्रक्चर था एडेनिन। ठीक है। और यहाँ पे था जो नाइट्रोजन था वो था 9 नंबर वाला नाइट्रोजन। तो देखो ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में ऐसे बॉन्ड बनाता है। तो ये यहाँ पे क्या है बेटा, ये नाइट्रोजनस बेस है। अब नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से, तो मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल लिख देता हूँ नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस में कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। अगर मैं आरएनए डीएनए बनाना चाहूंगा तो मैं यहां से इसको थाइमिन को यूरेसिल को चेंज करता जाऊंगा। आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। और डीएनए में क्या होता है? यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूरेसिल की जगह थाइमिन आ जाएगा। उसके बाद अपन करते रहेंगे। तो देखो क्या हुआ, ये शुगर सीधी है, इसके साइड में देखो एक नाइट्रोजनस बेस आया है। सीधी शुगर के साइड में क्या आया है? नाइट्रोजनस बेस। कोई भी नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आ सकता है, एडेनिन आ सकता है, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, कुछ भी आ सकता है। जैसे ही शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यार बन के तैयार हो गया है। तो शुगर के साथ में अगर ये ग्रुप आके अटैच हो गया तो इसे यार अपन बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। तो सीधी शुगर थी,
उसके साइड में क्या आ गया, नाइट्रोजनस बेस, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। अभी देखो शुगर सीधी है, साइड में नाइट्रोजन बेस आएगा। अब देखो क्या हो रहा है, और क्या जुड़ा हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप किस तरीके से, तो अपने शुगर की बात करी, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस ये चिपक गया। अब फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप की बात करते हैं, तो फॉस्फेट ग्रुप को मैं यहाँ पे हटा के यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पे लगा हुआ है CH2OH, इस CH2OH को मैं एक्सचेंज करके अगर ऐसे लगाऊं तो कोई ऐतराज, इस तरीके से कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। CH2OH को मैंने इस तरीके से लगा दिया। अब मैं यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करने की कोशिश करूंगा, और फॉस्फेट ग्रुप यार मैं इस तरीके से मैंने डिजाइन बनाई थी कि फॉस्फोरस के सर पे मैंने एक ऑक्सीजन लगा दिया और इधर मैंने एक OH और साथ में यहाँ पे OH। अब देखो केमिस्ट्री में एक तो ये है बेटा एल्कोहल, ये वाला पार्ट क्या है, एल्कोहल वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट किसका है, फॉस्फोरिक एसिड का, तो ये वाला पार्ट है फॉस्फोरिक एसिड। तो एसिड और यहाँ पे एल्कोहल में रिएक्शन हो रही है। तो जब भी सिंपली इस तरीके से याद रख लो कि जब भी दो OH ग्रुप, कितने ग्रुप, दो OH ग्रुप पास पास में आए तो वहां से निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाता है। तो मैं वाटर मॉलिक्यूल को यहां से बाहर निकाल देता है, H2O को बाहर निकाल देता हूं। तो मैं जैसे ही इस वाले पार्ट को बाहर निकालूंगा तो ये बॉन्ड कैसे बनके तैयार हो जाएगा, ये बॉन्ड बनके तैयार हो जाएगा इस तरीके से कि O और ये बॉन्ड बनके तैयार हो गया। अब देखो ये बॉन्ड कैसा हो गया, इस बॉन्ड का नाम है यार, ये फॉस्फोरस यहां से बॉन्ड बना रहा है इस शुगर के 5th नंबर कार्बन से, और इस बॉन्ड का नाम है फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, फोस्फो ईस्टर बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है, फोस्फो ईस्टर बॉन्ड, जो 5 नंबर कार्बन से इसके साथ में अटैच्ड है। ये वाले बॉन्ड का क्या नाम है, ये वाला बॉन्ड है एन। ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ, 1 नंबर कार्बन से, 1 नंबर कार्बन से 9 नंबर नाइट्रोजन से ये अटैच है। और ये जो बॉन्ड बना है इसे अपन बोलेंगे एन, देखो नाइट्रोजन एन, और यहां पे लिखेंगे एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या लिखेंगे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहां से अटैच हो रहा है, कार्बन नंबर 1 से, इसमें नाइट्रोजन 9 के साथ में अटैच हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और इन यूनिट को देखो, शुगर साइड में नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड। अब देखो शुगर के साथ में और नाइट्रोजनस बेस के साथ में एक ग्रुप और आ गया जिसका नाम क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। जैसे ही ये फॉस्फेट ग्रुप, इसको सीधी शुगर रखी हुई थी यहाँ पे साइड में, ये आके न्यूक्लियोसाइड के साथ में ये आया, वैसे ही ये स्ट्रक्चर हो गई टेडी। कैसी हो गई, ये स्ट्रक्चर हो गई है अब टेडी। तो टेडी होते ही इसका नाम अपन नया नाम लिखेंगे, इसका नया नाम हो गया है अब न्यूक्लियोटाइड। तो अपन इस तरीके से याद रख लेंगे कि यार सीधा सीधा साइड हो गया और टेढ़ा होते ही क्या हो गया, टाइड हो गया। तो सीधा सीधा साइड और टेढ़ा टेढ़ा टाइड, सिंपल। अब देखो आपको मैं एक स्ट्रक्चर और बना के दिखाता हूं। अगर मैं ऐसा ही फॉस्फेट ग्रुप यहां पे फिर से अटैच करूं तो देखना क्या होता है। इस तरीके से यार एक ग्रुप में और अटैच कर रहा हूं, ऐसे मैंने फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर फिर से बनाया, फिर से देखो क्या हुआ है, 2 OH ग्रुप पास में आ गया। कितने ग्रुप, 2 OH ग्रुप फिर से पास में आया तो क्या होगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। फिर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे फिर से एक बॉन्ड आ जाएगा, इस तरीके की एक बॉन्डिंग फिर से आ जाएगी। अब देखो कितने फॉस्फोरस ऐड हो गए शुगर के साथ में, 2 फॉस्फोरस ऐड हो गए। ऐसे ही अगर मैं ऐसे ही यार आगे एक फॉस्फोरस ग्रुप और ऐड करता जाऊं, देखो मेरा मन कर रहा है बहुत सारे ऐसे फॉस्फोरस ग्रुप ऐड करने का, मस्ती के लिए कर लेते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, मस्ती के लिए क्या कर रहे हैं, मस्ती के लिए ये कर रहे हैं कि यहाँ से फॉस्फोरस ग्रुप जोड़ते जा रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड की लाइन बनाते जा रहे हैं, मजा आ रहा है। तो देखो क्या हो रहा है, अब इसमें फिर से OH पास में आ गया। अब मैं फिर से हटा रहा हूं यार, फिर से हटाते ही क्या हो गया, फिर से यहां से ऐसी बॉन्डिंग हो गई। अब देखो यार क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा साइड हो गया, टेढ़ा हो, ये लगते ही टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा टेढ़ा क्या होता है, टाइड। टाइड के बाद में क्या हुआ, अब ये टाइड का नाम लिखते हैं अपन। देखो शुगर के साथ में अगर नाइट्रोजनस बेस चिपका हुआ है तो इसे बोलेंगे अपन, जिस तरीके का नाइट्रोजनस बेस चिपका उसी तरीके का इस न्यूक्लियोसाइड का नाम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल के बता देता हूँ कि एडेनिन अगर शुगर के साथ में चिपका हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे एडिनोसिन। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। अगर गुआनिन चिपका तो क्या हो जाएगा, गुआनोसिन। और अगर थाइमिन चिपका हो तो हो जाएगा यार थाइमिडीन। क्या
क्या हो जाएगा, थाइमिडीन। अब की बार थाइमोसिन नहीं होगा, थाइमिडीन होगा। साइटोसिन चिपकाओ तो साइटिडीन, क्या, साइटिडीन। और अगर यूरेसिल चिपका होगा तो क्या लिख देंगे अपन, यूरिडीन। क्या लिखेंगे, यूरिडीन। इस तरीके से अपन ऐसी क्या बना देंगे। देखो शुगर है, कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ में क्या चिपक रहा है, नाइट्रोजनस बेस। डीऑक्सी शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस चिपक रहा है, या फिर राइबोस शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस चिपक रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। ग्वानिन चिपक रहा तो ग्वानोसिन, थाइमिन चिपक रहा तो थाइमोसिन, और साइटिडीन ये साइटोसिन चिपक रहा तो साइटिडीन, और यूरेसिल चिपक रहा तो यूरिडीन। ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। फिर इसके बाद करेंगे तो क्या है, क्या आएगा यार, देखो अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ यार, यहाँ पे चिपका हुआ है एडिनिन, तो इसका नाम एडिनोसिन। ये आते क्या हो गया, एडिनोसिन कितना फॉस्फेट, अभी यहां तक एक फॉस्फेट ग्रुप, तो क्या आएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो मैं यहां पे लिख दूं एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एएमपी। अगर ऐसे ही मैंने एक ग्रुप और ऐड कर दिया तो ये यहां तक क्या बन जाएगा यार, ये यहां तक बन जाएगा एडिनोसिन, एडिनोसिन दो फॉस्फेट तो डाइफॉस्फेट, एडीपी। और जैसे ही मैंने 3 फॉस्फोरस ग्रुप ऐड किए तो ये क्या बन गया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है यार, एटीपी। जो अपन एटीपी एटीपी करते रहते हैं ना, उसका रियल में शकल ये है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है, एटीपी। तो अपन बोलते हैं ना कि एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बना रहा होता है। और ये हाई एनर्जी वाले बॉन्ड है, जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी निकलने वाली है। समझ में आया। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसका नाम क्या बोल रहा मैं, इसका तो मैंने बॉन्ड का नाम बता दिया मैंने। इसका नाम क्या है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर बॉन्ड कैसे यार, ईस्टर बॉन्ड ऐसे तो बनाते हैं अपन कि केमिस्ट्री में ऐसे बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। जैसे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ग्रुप चिपका होगा, आर ग्रुप बोल देते हैं, तो ये है ईस्टर बॉन्ड। ऐसे ही इसका नाम क्या हो गया, ये यहाँ पे ये फॉस्फोरस पार्टिसिपेशन ले रहा, तो मैंने बोल दिया फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या बोले यार, इसका नाम क्या, इसको ही फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने यार ऐसी स्ट्रक्चर देखी, आपने फिर ऐसी स्ट्रक्चर भी देखी होगी कहां पे, तो आपने यार ऐसी स्ट्रक्चर तो कहीं ना कहीं देखी होगी कि ऐसे आपको अगर बॉन्डिंग मिलेगी कहां पे, ये ऐसी स्ट्रक्चर कहां पे मिल रही है, देखना इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये वाला जो ग्रुप होता है, इस वाले बॉन्ड को अपन बोलते हैं, इस वाले बॉन्ड को अपन बोलते हैं यार एनहाइड्रेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, एनहाइड्रेट बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड। कौन सा, फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड। ये फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड, ये भी क्या है, फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड। तो मैं यहां पे लिख दूं फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड। क्या है, फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड। समझ में आ गई ये बात। तो आपको अगर मेरी बात अगर आपने ध्यान से सुनी तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड हो गए, क्या होता है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एटीपी एएमपी, एक फॉस्फोरस, 2 डाइफॉस्फोरस, 3 ट्राइफॉस्फोरस। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे यार इनका नाम लेके भी अपन बना सकते हैं। क्या, अगर यहाँ पे एक ही जगह क्या लगा दें, जी लगा दे, तो क्या आ जाएगा, एडिनोसिन। यहाँ पे ए आ रहा था तो एडिनोसिन, जी आए तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। तो क्या लिखेंगे, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, जीएमपी, फिर जीडीपी, फिर जीटीपी। क्या लिखेंगे, जीटीपी। अगर मैं यहाँ थाइमिन रखता हूं यहाँ पे, तो क्या आएगा, थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो क्या लिखूंगा मैं, टीएमपी, फिर टीडीपी, फिर टीटीपी। इस तरीके से बना सकते हो क्या यार अपन, ये है ऐसी। अगर अपन बात लिख रहे हैं तो ये आएगा आरएनए का बात, और अगर अपन ऐसा साथ में जैसे एडीपी के साथ में या फिर एटीपी के साथ में ऐसा लगा देते हैं, स्मॉल डी लगा देते हैं, तो ये आएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ में। तो ये डीऑक्सीराइबोस शुगर का ऐसे लिख दे, तो डीएनए की शुगर का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होगा। ठीक है क्या, एटीपी, एडीपी, एएमपी, जीटीपी, जीडीपी, जीटीपी, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखो यार, ये एक सिंगल यूनिट है, ये एक सिंगल यूनिट है, जिसको मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये वाली जो यूनिट है यार, ये वाली जो यूनिट है, इस यूनिट का नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड ऐसी यूनिट बार बार रिपीट होकर क्या बनाता है यार, एक पॉलीमर बनाता है, उसकी अपन बात करेंगे। देखो
ये यूनिट जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, जिसका नाम क्या बताया मैंने, इसका नाम मैंने बताया है न्यूक्लियोटाइड। सीधा सीधा था तब तो साइड था, टेढ़ा होते क्या हो गया है, टाइड हो गया है। अब देखो इस टेढ़े टेढ़े की बात करते हैं। ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको याद रखनी है यार। ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूं ये सारी बातें नीट में क्वेश्चन की फॉर्म में आई हुई है, इसलिए आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुनते जाओगे तो सारी बातें मैं आपको समझा भी दूंगा। अब देखो इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट है, एक न्यूक्लियोटाइड में और यूनिट बना रहा हूं नीचे। अब ध्यान से समझते जाना ये किस तरीके से वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड और किस तरीके से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, उसके बारे में एक एक बातें आपको बताता जाऊंगा। देखना यहाँ पे मैं यार शुगर बना रहा हूं, यहाँ पे फिर से वही कौन सी शुगर बना रहा हूं, राइबो शुगर या डीऑक्सी राइबो शुगर बना रहा हूं, क्योंकि अपन को तो क्या बनाना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ये शुगर बना दी मैंने। यहाँ पे फिर से क्या लिखूंगा, CH2OH, इधर क्या लिख दूं, OH, इधर H, इधर H, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर ऐसे डीऑक्सी राइबो शुगर बना रहा हूं। यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, फिर से फॉस्फेट ग्रुप, P डबल बॉन्ड OH, फिर ये OH, फिर ये OH। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं यार, इसको थोड़ा सा ऐसा धक्का मार के ऐसे कर रहा हूं, तो इसको धक्का मार के ऐसे कर रहा हूं। धक्का मारने के बाद में कैसा हो गया ये धक्का मारने के बाद में कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया यार। इसका मैं कलर चेंज करता हूं, देखना यहां पे मैं रख रहा हूं फॉस्फोरस, इसका डबल बॉन्ड मैंने इधर लगा दिया और नीचे वाला ये फॉस्फेट ग्रुप का जो OH है मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसका OH यहाँ पे लगा दिया और इसका OH देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो यहाँ पे भी H था, OH पास में आते क्या निकलेगा, OH पास में आते फिर से क्या निकलेगा, H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगी, इस तरीके से बॉन्ड बनेगा। इधर भी यही हो रहा है सेम, तो यहां से भी क्या निकलेगा, एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, इस तरीके से बॉन्डिंग बन जाएगी। अब देखो यार अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं, किस बॉन्ड की, ओनली इस बॉन्ड की बात करूं तो ये बॉन्ड हो जाएगा यार कौन सा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। इसका नाम क्या है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ये भी क्या है, ये भी क्या है यार, ये भी है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। लेकिन अगर ये दोनों साथ में आ गए तो इस पूरे बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरे बॉन्ड का नाम हो जाएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इसी तरीके से यार एक में अगर यहां पे मैं लगा देता हूं नाइट्रोजनस बेस, इधर फिर भी है कोई नाइट्रोजनस बेस यहां पे रख दूंगा, तो ये क्या बन गया, देखो ये तो है साइड, ये आते क्या हो गया टाइट, और ये टाइट इस तरीके से अपने आप को अटैच कर लेता है। तो देखो क्या हो रहा है यार, इधर से ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट, फिर ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट, ऐसे ही यहाँ पे रिपीट होती जाएगी न्यूक्लियोटाइड यूनिट। ऊपर भी रिपीट कर सकते हैं अपन, ऊपर नीचे दोनों तरफ अगर सेम टाइप की यूनिट बार बार रिपीट करते ही रहेंगे तो एक यूनिट को इस तरीके से समझ लेते हैं कि एक यूनिट को बोल देंगे अपन मर। क्या बोलेंगे, मर। एक यूनिट को मर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ये यूनिट बार बार मरती है, अगर ये यूनिट क्या कर रही है, बार बार मर रही है, तो अपन बोलेंगे इसको पॉलीमर। अब किसका पॉलीमर है ये पॉलीमर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। मतलब इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बार बार रिपीट होती है तो मैं बोलता हूं यार ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो मैंने इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में क्या क्या लगाया, ये ग्रुप लगाया न्यूक्लियोटाइड ग्रुप, फिर न्यूक्लियोटाइड ग्रुप, फिर न्यूक्लियोटाइड ग्रुप, ऐसे में बार बार रिपीट करता जाऊंगा। तो ये क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब ये क्या बन गया, पॉलीमर। किसका, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर ये बन गया। इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन बोलेंगे, अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप 5 कार्बन से चिपका हुआ है तो ये क्या हो जाएगा 5 डेज। अब यार ये 5 डेज कहां से आ गया, ये 5 डेज यार यहां से आता है। देखो आपने डीएनए में आगे जाके पढ़ने वाले हैं कि डीएनए में एक एंड होता है 5 डेज, दूसरा एंड होता है 3 डेज। कैसे होता है, ये वाला एंड देखो यहाँ पे 5 डेज लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि जब मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ तो यहाँ पे मैं यार नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 ऐसे करके, और यहाँ पे जब मैं सेम टाइप से नंबरिंग करूंगा तो फिर यार मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। इसलिए यहाँ पे जब मैं नंबरिंग करूंगा, इसमें नंबरिंग करने के बाद में यहाँ पे नंबरिंग करूंगा तो यहाँ पे मैं ऐसे लगाऊंगा 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज। इसलिए डीएनए को जब लिखेंगे अपन लिखेंगे 5 डेज एंड टू 3 डेज एंड। तो 3 डेज कैसा, ये कौन सा 1 2 3, तो ये 3 आगे नीचे बॉन्ड बना सकता है ना। अगर ये फ्री है तो ये कौन सा एंड हो जाएगा 3 डेज। तो डीएनए चलता है 5 डेज से 3 डेज या फिर 3 डेज से 5 डेज। तो यहाँ पे ये 5 डेज, इधर जाऊंगा तो ये यहाँ पे 3 डेज। तो ये कौन सी चेन है यार, ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है जिसे अपन क्या बोलते हैं
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर मैं ऐसी चेन यहाँ पे रखूं यार, ऐसी चेन मैं यहाँ पे रख रहा हूं फिर से, क्योंकि डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड होते हैं, जैसे सीडी होती है ना, एक सीडी होती है, इस तरीके से मैंने चेन रख दी। लेकिन यार अब देखो क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस इस नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड बनाता है। तो क्या इस ऐसी कंडीशन में क्या बॉन्डिंग पॉसिबल है क्या? अगर यहाँ पे 5 डेज एंड है और मैंने इसके पैरेलल ऐसी सेम टाइप की चेन रख दी, क्या यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है यार। कैसे वो यहाँ से बॉन्ड बन सकता है? क्योंकि ये नाइट्रोजन बेस इधर है, इसके बीच में ये पूरी यूनिट है और उसके बाद में नाइट्रोजनस बेस, तो यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करते हैं ना यार, इस चेन को यहाँ से पकड़ते हैं और इस चेन को पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं। ऐसे जैसे ही घुमाएंगे तो क्या होगा यार, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजन जैसे ही इसको घुमाएंगे तो 5 डेज किधर चला जाएगा? नीचे, और 3 डेज कहां पे आ जाएगा? ऊपर, और ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ऐसे नाइट्रोजन बेस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे यार ऐसे बॉन्डिंग बन जाएगी। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड रियल में कोई बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा? अब आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं आपको कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कहां पे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड यार बनता है जहां पे फोन आता है। क्या आता है? जहां पे क्या आता है? फोन आता है, वहां पे क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे? फोन से कैसे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कहीं पे भी अगर ये ग्रुप आप इनके बीच में कहीं पे भी हाइड्रोजन घूमता दिखे तो बोल देंगे क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो कैसे, मैं बोलता हूं यार यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल रख रहा हूं, इधर मैं H2 के मॉलिक्यूल को ऐसे बनाता हूं, HOH ऐसे, और एक H2 का मॉलिक्यूल और रखता हूं इधर ऐसे करके, इस तरीके से मैंने रख दिया। तो देखो क्या होता है, इस पे यार ऐसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो ये एक तरीके से क्या बनाएगा? ये एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा। इसकी वजह देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या फंस गया है? हाइड्रोजन। क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही अमोनिया को अमोनिया के साथ में या फिर अमोनिया को वाटर के साथ में रख के देखेंगे अपन, तो आपको कहीं ना कहीं फोन में हाइड्रोजन फंसता हुआ दिखेगा और उसी जगह आप क्या बोल दोगे कि यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो ये जो बीच में बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बॉन्ड है यार? ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, तो आप मेरी बातें ध्यान से सुनते जाओ। चलो ये बात समझ में आई, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन गई। चलो आगे अपन बात करने वाले हैं कि ये डीएनए कैसे दिखता है। ये डीएनए दिख गया, कैसे दिख रहा है कि डीएनए में जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है वो कैसे बनती है, वो अपन ने सीख ली है। इसके बाद में अपन ये बात करें कि डीएनए का लेंथ कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखो आपने यार डीएनए कैसे बनाया? आपने डीएनए ये बनाया, इस डीएनए में क्या, मैं डीएनए को यहां से हटा रहा हूं, इस डीएनए में देखो ये वाला जो एंड है और ये वाला, मैं इसको लिख रहा हूं यार 5 डेज एंड, तो ये वाला एंड देखो यहां पे पहुंचते पहुंचते यहां पे क्या आ गया? 3 डेज। कौन सा? 3 डेज। और अगर ये 3 है, ये 5 है, तो यहाँ पे कौन आएगा? 3 डेज। इधर कौन आएगा? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल होने का रीजन है क्योंकि बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले नहीं बन रही, जब ये पैरेलल थे। एंटी पैरेलल आते ही क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन गया, तो इसका मतलब यहाँ पे बीच में क्या आ गया यार? हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन गए। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। और ये 2 हेलिक्स बन गए, तो इसलिए क्या बोलते हैं, देखो हेलिक्स कैसे होते हैं यार? ये हेलिक्स ऐसे हैं, दोनों हेलिक्स ऐसे एंटी पैरेलल, और ये कैसे ऐसे घूम रहे हैं? ऐसे करके, ऐसे करके घूम रहे हैं यार, ऐसे करके घूम रहे हैं। समझ में आया? इस तरीके से ये डबल हेलिकल मॉडल अपन पढ़ते हैं डीएनए में। अब देखो इस डीएनए का डायमीटर कितना होता है, डीएनए में क्या होता है, तो मैं एक सिंपल सी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से सीखते जाना और आपको सारी चीजें समझ में भी आ ही जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है, यहां से यार मैं लिख रहा हूँ 5 डेज एंड, यहां से इसी एंड को 3 डेज बना देता हूँ, और इसमें अगर 3 डेज है तो 5 डेज, और इधर 3 डेज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां से होगी यार? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एक शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस निकला हुआ, फिर शुगर, फिर नाइट्रोजनस बेस, फिर शुगर, और बीच में ये बॉन्ड कौन सा है? ये बॉन्ड कौन सा है? ये बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो मैं बोलता हूं यहां से यहां तक, या फिर यहां से समझ में नहीं आएगा, यहां से यहां तक, जब ये डीएनए ऐसे स्टार्ट करके, मतलब यहां से स्टार्ट होके ऐसे घूम के इसकी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएगा, यहां से चल के ऐसा एक हेलिक्स पूरा करता है, एक टर्न मारता है, ये एक टर्न मारता है,
तो इसमें जो बेस पेयर है, जो नाइट्रोजनस बेस है, वो कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे यार 10। कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। तो 10 बेस पेयर इसमें होते हैं। एक मॉडल में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यहाँ पे क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं। इसका मतलब हर जगह ऐसा ही होगा। हाँ, हर जगह ऐसा ही होगा। हर टर्न में कितने बेस पेयर मिलेंगे? 10 बेस पेयर मिलेंगे। और क्या होता है? इस यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच में गैप फिक्स होता है। इसे अपन एक्सियल राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल राइस। और एक्सियल राइस के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। इसे क्या बोलते हैं अपन? एक्सियल राइस। एक्सियल राइस की जो बीच की डिस्टेंस है वो फिक्स है। या तो लिख दो आप 0.34 नैनोमीटर, क्या लिख दो? या तो 0.34 नैनोमीटर, या तो लिख दो आप 3.4 एंगस्ट्रॉम, ऐसे लिख सकते हो। तो मुझे ये बताओ यार, अगर इस पूरे टर्न की मैं लेंथ निकालना चाहूं तो लेंथ निकाल सकता हूं क्या? मुझे पता है ना यार कि बीच में नाइट्रोजनस बेस जो यहाँ पे बेस पेयरिंग हो रखी है, इस बेस पेयरिंग के बीच में गैप मेरे को फिक्स पता है। और मुझे ये भी पता है कि एक टर्न में कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर। तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसकी लेंथ निकाल लूंगा क्या? तो निकाल सकता हूं ना यार, निकालो ना। यहां से यहां की लेंथ आएगी कितनी? 10 है, तो 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? या तो आएगा 3.4 नैनोमीटर, या फिर क्या आएगा? या आएगा 34 एंगस्ट्रॉम। क्या है ये? एक टर्न की लेंथ है। इस तरीके से मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक किसी भी एनिमल बॉडी का, सेल का, अगर मैं आपको नाइट्रोजनस बेस नंबर बता दूं, तो क्या आप डीएनए की लेंथ निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ यार बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को बीच का नाइट्रोजनस बेस कितने हैं, उनके बीच की डिस्टेंस तो पता ही है, और ये हमेशा फिक्स रहेगी। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप डीएनए के बीच का डिस्टेंस देखो, मतलब इसमें नाइट्रोजनस बेस का डिस्टेंस देखोगे तो आपको फिक्स मिलेगा। कितना? ये। इसे एक्सियल राइस बोल देते हैं। एक्सियल राइस के बीच में डिस्टेंस ये फिक्स रहता है। अब मैं तुम्हें अपना ही डीएनए का लेंथ निकाल के बता देता हूं कि कितना लेंथ होता है। तो देखो सुनो, अपने डीएनए में डबल हेलिक्स सेल, मतलब डिप्लॉयड डीएनए में जो बेस पेयर का नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है यार 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं। अपने डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं? डिप्लॉयड कंडीशन में अपने डीएनए में इतने बेस पेयर होते हैं। तो बेस पेयर का नंबर मुझे पता है, मतलब नाइट्रोजनस बेस कितने बेस बना मुझे पता है। और मुझे एक्सियल राइस भी पता है। कितनी? 0.34 नैनोमीटर। ये लो 0.34 नैनोमीटर, ये मैंने लिख दिया, इसको नैनोमीटर बोलते हैं। अब देखो, इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो यार अप्रोक्सीमेट अपनी डीएनए की जो लेंथ आने वाली है वो आने वाली है 2.2 मीटर। अब देखो, इसी तरीके से मैं क्या डीएनए की लेंथ निकाल सकता हूं क्या? हाँ यार निकाल सकता हूं। कैसे? मैं लिखता हूं लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे निकालेंगे? मुझे पता है एक्सियल राइस, मुझे पता है, तो मैं यहां पे लिख दूं नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू एक्सियल राइस की डिस्टेंस, और वो फिक्स है, मैं यहां पे वही लिख देता हूं 0.34 नैनोमीटर। इससे मैं यार हर किसी के डीएनए की लेंथ निकाल सकता हूं अगर मुझे उसकी बेस पेयर का नंबर पता हो, क्योंकि एक्सियल राइस तो यही फिक्स रहने वाली है। या फिर मैं, अगर मेरे को उसने ऐसे पूछा है कि यार डीएनए की लेंथ कुछ ये है और आपको निकालना है बेस पेयर का नंबर, तो वो भी निकाल सकते। इसको यहां से डिवाइड कर दो, निकल जाएगा। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं आप सबको, और उस क्वेश्चन को आप सोल्व करके ट्राई करना। मैं बोलता हूं डीएनए की लेंथ है कितनी? डीएनए की लेंथ है कितने लिखूं? मैं लिख देता हूं 3.4 मीटर। ये क्या है? ये डीएनए की लेंथ है। इसमें आप मुझे ये बता दो, डीएनए की लेंथ ये है, और आप मुझे ये बता देना इसमें कि इसमें बेस पेयर का मतलब, और इसमें जो ग्वानिन का जो परसेंटेज है, ग्वानिन का मैं परसेंटेज लिख रहा हूं यहां पे, ग्वानिन का परसेंटेज लिख देता हूं मैं 20% ग्वानिन का है परसेंटेज। तो मुझे बताओ साइटोसिन का कितना परसेंटेज आएगा? और मुझे साइटोसिन नहीं, साइटोसिन, एडेनिन और इसमें थाइमिन, इन सब का मुझे आप क्या बता दो? नंबर बता दो। इनका मुझे क्या बताना है? आपको नंबर बताना है। और मुझे क्या बता दो? आप बता दो मुझे हाइड्रोजन बॉन्ड का नंबर कितना है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है। और क्या बताओगे? और मुझे यहां से ये भी बता दो कि फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड कितने हैं। ये अगर आपने कर लिया, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया,
तो मेरे हिसाब से ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस चीज को आप बार बार रिवाइज करके देखना, ये सारी चीजें बहुत इजी है। और यहाँ से यार हर बार मेडिकल एग्जाम में, नीट में, हर बार यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन फंस ही जाता है। तो ये बातें आप ध्यान से सुनते जाएंगे तो मैं आपको एक एक बात क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।